केस लॉज देख लेते हैं इस हवाले से। 2012 YLR 2395, बड़े इंटरेस्टिंग केस लॉज हैं ये सारे। When a man of sound mind and mature age, अभी एविडेंशियरी वैल्यू बता रहा है, would make a judicial confession in ordinary simple language after he had been duly warned and the court was satisfied that it was voluntary, true and trustworthy, it could be made the foundation of a conviction। कि जब एक साउंड माइंड का पर्सन, यानी कि एक ल्यूनेटिक की बात नहीं हो रही, कौन शख्स जो एक समझदार शख्स है, ठीक जहन का मालिक है, ऑफ मेच्योर एज, यानी कि वो कोई बच्चा भी नहीं है, इन माइनर भी नहीं है, जब वो जुडिशियल कन्फेशन करता है, यानी कि वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर रहा है, प्रॉपर कन्फेशन हो रहा है, इन ऑर्डिनरी सिंपल लैंग्वेज, सादा अल्फाज में कर रहा है, आफ्टर ही हैड बीन ड्यूली वार्न्ड, जब उसको वार्न भी कर लिया, यानी कि 364 जिस तरह कहता है कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, और अगर आप करते हो तो इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये वार्न कर भी दिया इसके बाद, और कोर्ट मुतमईन भी हो गया है अब कि ये जो कन्फेशन है ये वॉलंटरी है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है और ये सच भी है, एंड ट्रस्टवर्दी और काबिल भरोसा भी है, तो इसे सजा की बेस बनाया जा सकता है। ठीक है। वेट टू बी अटैच्ड टू अ कन्फेशन विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। किस कन्फेशन को कितना वेट दिया जाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ चीज आपको एक और पॉइंट मिल गया कि कन्फेशन को हम ये नहीं कह सकते कि कन्फेशन कंक्लूसिव प्रूफ है, हम ये जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर प्रॉपर कन्फेशन रिकॉर्ड होता भी है, आगे अभी हम केस लॉस देखेंगे इस हवाले से, तो तब भी कोर्ट देखेगा कि आया उस शख्स ने वॉलंटरी कन्फेशन किया है या नहीं किया, और उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये पता चलेगा कि ये शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यानी कि वो किसी न किसी चीज़ से तो कोरोबोरेट होगा उसका कन्फेशन। अगर एक शख्स अपनी गिल्ट को एडमिट करता है तो फिर वो तो सब कुछ बताएगा कि उसने किस तरह ये ऑफेंस कमिट किया, और कोई ना कोई चीज़ मिलेगी भी, कोई ना कोई चीज़ रिकवर भी होगी, तो इफेक्ट सामने आएंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ क्या है, 2021 SCMR 873, कन्फेशन बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, legal jurisdiction of the judicial magistrate regarding the confession statement of accused was vested under section 164 CRPC, which provided wide power to the recording judicial magistrate to refuse recording the confession if it found the same to lack voluntariness। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ये क्या बता रहा है कि जुडिशियल कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए या कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की पावर किसके पास है, मजिस्ट्रेट को दी हुई है अंडर सेक्शन 164। ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, इफ इट फाउंड द सेम टू लैक वॉलंटियरनेस, अगर कि वो देख रहा है कि ये अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहा, हाउएवर, लेकिन फिर भी वंस द सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टनेस वाज साइन, कि एक बार अगर सर्टिफिकेट हो चुका है उस कन्फेशन के हवाले से जिसमें ये साइन मजिस्ट्रेट और एक्यूज ने कर लिया है कि इसने अपनी मर्जी से ये बात बताई है, और वो शख्स कहता है कि बिल्कुल बात मेरी ठीक है, then the jurisdiction to adjure the relevancy of confessional statement within the contemplation of article 37, 38, 39, 40 vested upon the trial court and not the judicial magistrate who recorded the same। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या बता रहा है कि मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, 164 के अंदर अगर जो एक्यूज है वो अगर मजिस्ट्रेट के सामने आता है कि मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, तो 164 के अंदर 364 का मैनर फॉलो करते हुए मजिस्ट्रेट उसको तमाम चीज़ें बताएगा कि आप बाउंड नहीं हो वगैरह वगैरह। फिर भी अगर वो कन्फेशन करता है तो मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा, उसको लिखेगा और उसके ऊपर अपना साइन भी करेगा और एक्यूज से भी साइन लेगा। फिर इसके बाद वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रेलिवेंट कंसिडर की जाएगी उस पर्टिकुलर केस में, या वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कन्विक्शन की बेस बनेगी या नहीं, या उसमें 37, 38, 39, 40 वाले कुछ अगर सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें देखना किसका काम है, ये ट्रायल कोर्ट का काम है, उस मजिस्ट्रेट का काम नहीं है जिसने वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। बात समझ में आ गई। ये देखना कि उस पर कोई इंड्यूसमेंट है, कोई प्रेशर वगैरह है, तो ये ट्रायल कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करेगा। मजिस्ट्रेट का काम क्या है कि जो उसके पास अगर पुलिस उसको लेकर आई है उस शख्स को कि ये कन्फेशन करना चाह रहा है और वो शख्स अपनी ज़बान से कहता भी है कि वो कन्फेस करना चाह रहा है, तो उस मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर वो वॉलंटरी था या नहीं था, ये शख्स को, ये चीज़ कौन देखेगा, ट्रायल कोर्ट देखेगा। ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के हवाले से है। Extrajudicial confession was not admissible in evidence and had no value in the eyes of law
इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, इसकी एविडेंशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, वीक पीस ऑफ एविडेंस एंड हैड टू बी इंडिपेंडेंटली corroborated in material detail. Such requirement could not be satisfied by putting reliance upon other weaker piece of evidence. कि अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो फिर कोई मटीरियल डिटेल्स उसकी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली किसी और चीज से, इंडिपेंडेंटली किसी और फैक्ट से, किसी एविडेंस से कोरोबोरेट होना जरूरी है। और जिस चीज से कोरोबोरेट किया जाएगा तो वो भी वीक होगी तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरी जो चीज है, तो जब भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा तो पहले तो बात यह है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो कोरोबोरेट हो जाता है और इन द लास्ट प्रूव हो जाता है तो जाहिर है कि उसकी फिर एविडेंशियल वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ है 2012 YLR 2314। ये क्या कहता है? बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन वाज टू बी वॉलंटरली। कन्फेशन किस तरह होना चाहिए, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। मर्जी से होना चाहिए, विदाउट एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और विदाउट एनी प्रॉमिस। इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस के अलावा होना चाहिए। कन्फेशन वाज एन एडमिशन ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। डिफिनेशन आ गई यहाँ पर। कन्फेशन क्या है? एडमिशन ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम के मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। विच कुड नॉट बी इग्नोर्ड, और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। Confession made without inducement and free from promise would be very much relevant and could be relied upon. ऐसा कन्फेशन जो बगैर किसी प्रेशर में आए किया है तो ये बहुत ज्यादा अहम है और इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, डिपेंड किया जा सकता है। For the purpose of ascertaining the guilt of that person, for the purpose of conviction. While placing reliance of confession, लेकिन जब भी कोर्ट कन्फेशन के ऊपर रिलाई करेगी, facts which required to be established was that कौन से facts इस्टेब्लिश होने जरूरी है, यानी कि जब कोर्ट के पास कन्फेशन आ भी गया है तब भी कोर्ट उसे तब रेलिवेंट कंसीडर करेगा कि जब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचेगा कि डैट कन्फेशन वाज मेड वाज वॉलंटरी एंड बेस्ड ऑन ट्रूथ, कि अपनी मर्जी से किया गया और ये सच है। इफ वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स वाज मिसिंग, अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होगा, यानी कि अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, रिलायंस कुड नॉट बी मेड देयरिन, तो इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, इसकी बेसिस पर उस शख्स को सजा नहीं दी जा सकती। सेक्शन 164 प्रोवाइडेड द प्रोसीजर विच वाज टू बी अडॉप्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट व्हाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज। 164 वो प्रोसीजर बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट को फॉलो करना है कि जब भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट थ्रू रिट्रैक्टेड कुड बी मेड बेसिस ऑफ कन्फेशन। अब ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन की बात हो रही है। ऑलरेडी लेक्चर आज का काफी ज्यादा लंबा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिट्रैक्टेड कन्फेशन को डिस्कस नहीं किया। काइंड्स ऑफ कन्फेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इस हवाले से ये जो अथॉरिटी है इसको देख लें, ये क्या कहता है, क्या कह रहा है इस केस लॉ के अंदर। ऐसी कन्फेशन स्टेटमेंट जो बाद में रिट्रैक्ट कर ली गई है, यानी कि एक शख्स ने कन्फेशन किया लेकिन बाद में वो उससे पीछे हट गया, मुकर गया, तब भी उसे कन्विक्शन की बेसिस बनाया जा सकता है, यानी कि उसकी बिना पर सजा हो सकती है। लेकिन क्या होगा, बट इन ईच केस इट वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड दैट कन्फेशन वाज मेड वॉलंटरली, लेकिन ये साबित होना जरूरी है कि वो अपनी मर्जी से किया गया, एंड आल्सो ट्रूथफुल एट फर्स्ट इंस्टेंस, और सबसे पहले क्या है कि वो चीज सच होनी चाहिए। एंड द कंटेंट्स thereof be corroborated by the other material and evidence on record through circumstantial in nature। और वो जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है वो किसी और मटेरियल एविडेंस से कोरोबोरेट होना भी जरूरी है। उस हवाले से कोई और भी एविडेंस कोर्ट के सामने होने चाहिए। ठीक है, तो जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है, अगर एक शख्स कन्फेशन कर लेता है बाद में मुकर जाता है तब भी उसे भी कन्विक्शन की बेसिस बनाया जा सकता है। दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो कन्फेशन वॉलंटरी हो, दूसरा क्या है वो ट्रू हो, यानी कि सच हो। और रिट्रैक्टेड कन्फेशन के केस में क्या होगा कि वो किसी और चीज से, किसी और मटेरियल एविडेंस से कोरोबोरेट भी करता हो। ठीक है, तो यहां तक आपको जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और रह गई है, आर्टिकल 38 और 39 का पर्पस क्या है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को जो नहीं मान रहा कानूनी शहादत ऑर्डर एविडेंस लॉ, ये कहता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी कि किसी भी शख्स के सामने, मजिस्ट्रेट को छोड़ के किसी भी शख्स के सामने जो एडमिशन किया जाएगा, कन्फेशन किया जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका पर्पस क्या है? टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एडमिटिंग फॉल्स कन्फेशन। सबसे पहले क्या है, ताकि फॉल्स कन्फेशंस ना हो, क्योंकि अगर ये एम्बार्गो ना हो, ये रुकावट ना हो तो फिर क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, किसी के ऊपर भी तशद्दुद वगैरह करके उससे कन्फेशन एक्सटॉर्ट कर सकती है। या इस चीज को किसी भी शख्स या पुलिस के सामने जो कन्फेशन है उसको डिसरिगार्ड करने की वजह क्या है, टू पुट अ स्टॉप टू द एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन बाय पुलिस ऑफिसर बाय टेकिंग अवे फ्रॉम देम द एडवांटेज ऑफ प्रूविंग सच एक्सटॉर्टेड कन्फेशन ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, ताकि इस चीज के ऊपर स्टॉप लगाया जा सके कि कन्फेशन आपने एक्सटॉर्ट नहीं करने, एक्सट्रैक्ट नहीं करने। आर्टिकल 14 पीछे क्या पढ़ा आपने कॉन्स्टिट्यूशन का कि नो पर्सन
शुड बी टॉर्चर्ड, कि किसी भी शख्स को टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि उससे एविडेंस एक्सटॉर्ट किए जा सकें। तो आर्टिकल 38 और 39 उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस आर्टिकल 14 को ही फॉलो कर रहे हैं, आर्टिकल 38 और 39, और ये कहते हैं कि कन्फेशन मजिस्ट्रेट के अलावा किसी के सामने होगा तो वो इररेलेवेंट है, क्योंकि अगर इसे रेलेवेंट करार दे दिया गया, अगर रेलेवेंट करार दे दिया जाता तो पुलिस क्या कर सकती थी, उस शख्स को टॉर्चर करके उससे कन्फेशन, उससे इकबाल जुर्म करवा सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्टिकल 40, ये किस हवाले से, इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव। अब जो पीछे आपको क्या बात बताई है कि अगर कोई कन्फेशन होगा तो वो तो इररेलेवेंट है, लेकिन अगर उस कन्फेशन या किसी भी स्टेटमेंट जो एक्यूज ने पुलिस के सामने दी है उससे कोई ऐसी मालूमात मिली है जिससे कोई फैक्ट डिस्कवर हो सकता है, तो फिर वो रेलिवेंट है। आर्टिकल 40 पढ़ते हैं हम, क्या कहता है, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसकी, देयर शुड बी एन इंफॉर्मेशन ऑन और स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। क्या होना चाहिए, ये एक्यूज ने कोई इंफॉर्मेशन दी हो, कोई मालूमात दी हो या कोई बयान दिया हो, वेदर इट मे बी कन्फेशन और अदरवाइज, चाहे आप उसे कन्फेशन समझो या कुछ और, यानी कि अगर उसने इकबाल जुर्म किया है पुलिस के सामने और उसमें वो करते हुए कोई इंफॉर्मेशन दी है तब, या कोई भी वैसे बाय द वे कोई स्टेटमेंट दी है। ठीक है, व्हेन ही वाज इन पुलिस कस्टडी, शर्त क्या है कि जब वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट सम फैक्ट इज डिस्कवर्ड, और उस एक्यूज ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी बेसिस पर क्या हुआ, कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ। फॉर एग्जांपल, जो एक्यूज है वो पुलिस को कहता है कि मैंने फलां शख्स को मारा और उसकी लाश फलां जगह पर पड़ी है, या मैंने फलां पिस्टल से मारा, वो पिस्टल वहां पर पड़ा है, या मैंने फलां डंडे से मारा, वो डंडा वहां पर पड़ा है, या किसी भी कोई चीज डिस्कवर होती है, किसी भी किस्म की किसी भी किस्म की डिस्कवरी होती है अगर एक्यूज की निशानदेही पे, ये बात जहन में रखें। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन है और वो जो फैक्ट है वो दोनों फिर रेलिवेंट होंगे। ठीक है, अब यहीं पर इसी आर्टिकल को इस्तेमाल भी किया जाता है। पुलिस क्या करती है, जब वो एक्यूज पर्सन उसकी कस्टडी में होता है तो फिर खुद से बाहर से, जैसे आजकल तो बहुत पॉपुलर केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो खुद से बाहर से कोई भी चीज़ें पुलिस लाकर अदालत में दे देती है कि भाई ये मुल्जिम ने निशानदेही की कि ये चीज़ फलां जगह पर है और ये देखें हमने इसको कोर्ट के सामने लाया है कि ये, तो किस बेसिस पर करते हैं, ताकि वो चीज़ आर्टिकल 40 के अंदर रेलिवेंट हो। सिंपली अदरवाइज तो क्या है, पुलिस के सामने दी हुई कोई भी जो स्टेटमेंट है वो इररेलेवेंट है। 161 भी कहता है, 162 भी यही कहता है कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट्स होंगी वो इररेलेवेंट है। और आर्टिकल 38 और 39 भी कह रहे हैं कि जब पुलिस की कस्टडी में वो शख्स होगा तो कन्फेशन नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 40 क्या कहता है कि जब पुलिस की कस्टडी में वो शख्स है तो जो वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई ऐसी देता है कि जिससे कोई फैक्ट या कोई भी चीज़ डिस्कवर हो सकती है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होगी। ठीक है, if there is no statement of the accused or information given to the police, अगर accused ने कोई statement ही नहीं दी या कोई information ही नहीं दी, then the subsequent discovery will become inconsequential, तो फिर जो discovery पुलिस ने कोर्ट के सामने की है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या यही होता है कि जब पुलिस किसी ऐसी चीज़ को ले आती है कि कहती है कि ये उस मुल्जिम की निशानदेही पर हम ये चीज़ लेकर आए हैं, तो फिर अदर साइड को उसको डिस्प्रूव करना होता है कि उसने इस चीज़ की कोई निशानदेही नहीं की, कोई ऐसी किस्म की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी ही नहीं है। ठीक है, further that such information either oral or recorded by police is required to be proved by the prosecution through evidence। अब क्या है, वो चीज़ रेलिवेंट तो है लेकिन फिर भी उस इंफॉर्मेशन को चाहे वो पुलिस को उस एक्यूज ने ओरल दी है या पुलिस ने उस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया था उस इंफॉर्मेशन को, तो फिर भी प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस से उसको प्रूव भी करे। ठीक है, एक और चीज़, रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्कवरी अंडर आर्टिकल 40। अब देखें, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ जो रिकवरीज करता है, फॉर एग्जांपल एक मुल्जिम से उसने फॉर एग्जांपल चर्स वगैरह पकड़ी है या कोई पिस्टल रिकवर किया है उससे, तो वो क्या कहलाती है, रिकवरी, वो डिस्कवरी नहीं कहलाती। ठीक है, और वो जो रिकवरी होगी तो वो बाउंड है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के वो उसको अपने कब्जे में लेकर और उसको अदालत में लेकर भी आएगा। यहाँ पर मैंने इसको क्यों मेंशन किया है, ताकि आप रिकवरी और डिस्कवरी के दरमियान डिफरेंस समझ सको। यहाँ पर कौन सी चीज़ों की बात हो रही है कि एक्यूज पर्सन पुलिस की कस्टडी में है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर, उस मालूमात की बेसिस पर, उसकी निशानदेही पर कोई फैक्ट या कोई चीज़ डिस्कवर हुई तो वो डिस्कवरी है, दरियाफ्त। ठीक है, रिकवरी की बात नहीं हो रही। एप्लीकेबिलिटी देखते हैं आर्टिकल 40 की, वही चीज़ें दोबारा मेंशन की हैं। देयर मस्ट बी अ फैक्ट डिस्कवर्ड, कोई फैक्ट, कोई भी चीज़ दरियाफ्त हुई हो। किस वजह से दरियाफ्त हुई हो, इन कंसिक्वेंस ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज की निशानदेही पर दरियाफ्त हुई हो। द फैक्ट मस्ट बी रेलिवेंट। एक और बात, जो चीज़ दरियाफ्त हुई है वो उस केस के हवाले से रेलिवेंट भी होनी चाहिए। एक्यूज मस्ट बी इन पुलिस कस्टडी, एक्यूज उस दौरान पुलिस की कस्टडी में था।
पुलिस कस्टडी में लेती ही क्यों है? वो इस वजह से तो लेती है ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही तो उस शख्स को, एक्यूज को अपनी कस्टडी में लेती है। द इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड इन एविडेंस, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एविडेंस के तौर पर, एविडेंस के लिए बाद में इस्तेमाल की जा सके, यानी कि वो रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर केस के हवाले से। ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ फैक्ट डिस्कवर करना ही जरूरी नहीं है, ये चीज भी जरूरी है कि उस पर्टिकुलर केस के हवाले से, एक्यूज के हवाले से वो चीज सबूत के तौर पर अदालत में दी भी जा सके। ठीक है, केस लॉ देखते हैं इस हवाले से। 2022 YLR 173 ये क्या कहता है? कन्फेशन मेड बाय एक्यूज पर्सन व्हाइल ही वाज इन कस्टडी वाज नॉट एडमिसिबल। आमतौर पे क्या है, जब कन्फेशन पुलिस के सामने एक्यूज पर्सन करता है तो वो इनएडमिसिबल है। हाउएवर, if something related to the case was recovered or any fact was discovered in consequence of information conveyed by the accused person, then the information so received will be admissible in evidence to the extent of recovery if corroborated with other piece of evidence within the purview of Article 40 of कानून शहादत ऑर्डर। क्या कह रहा है ये? लेकिन अगर कोई भी चीज रिकवर होती है, कोई भी चीज डिस्कवर होती है उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, जो इंफॉर्मेशन पुलिस ने उस एक्यूज से हासिल की है, और वो किसी और एविडेंस से कोरोबोरेट भी हो जाती है, यानी कि अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया कि प्रोसिक्यूशन को उसे साबित करना भी जरूरी है कि अगर वो रिकवरी कोरोबोरेट भी हो जाती है उस पर्टिकुलर केस के हवाले से, तो फिर वो चीज क्या होगी? वुड बी एडमिसिबल, तो वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगा। बिकॉज देन द प्रिजम्पशन विल बी टुवर्ड्स इट्स ट्रूथफुलनेस, क्योंकि ये फर्ज किया जा सकता है कि ये बात इसने सच कही है। क्योंकि अगर उसे ना पता होता, उसे मालूमात ही ना होती, वो अगर सच ना बोल रहा होता तो उसे कैसे पता था कि वो लाश वहां पर पड़ी है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलाए कत्ल वगैरह का कोई चीज कहाँ पर पड़ी है, कोई पिस्टल कहाँ पर पड़ा है वगैरह। ठीक है, if nothing in consequence of the disclosure was recovered or discovered, then the information so received by itself would not be admissible। अगर जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उसकी बेसिस पर कोई चीज भी डिस्कवर नहीं हुई, प्रैंक हो गया, कोई भी चीज अगर डिस्कवर नहीं हुई, कोई भी रिकवरी नहीं हुई, तो फिर वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज जरूरी है? इंफॉर्मेशन हो और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 42 क्या बताता है? व्हेन एक्सटॉर्टेड कन्फेशन इज रेलिवेंट, कि कब, जब एक शख्स से आप कन्फेशन एक्सटॉर्ट करो तो वो कन्फेशन रेलिवेंट हो। आर्टिकल 37 ने पीछे आपको क्या बताया था कि जो वो क्या कहता था, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जब पर्सन एन अथॉरिटी करेगा, जिसकी वजह से आगे दो चीजें और मेंशन की हुई थी कि जिससे उसको कोई फायदा लगेगा, कि मुझे कोई फायदा मिलेगा या मैं किसी बुराई से जान छुड़ा सकता हूं, तो फिर वो इनएडमिसिबल है। आर्टिकल 42 में क्या बताया हुआ है कि कब एक्सटॉर्टेड एविडेंस जो है, एक्सटॉर्टेड कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट होगा। हेडिंग क्या है? कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस, सीक्रेसी वगैरह। क्या कहता है ये? इफ द कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, कि एक कन्फेशन जो आमतौर पे रेलिवेंट हो सकता है, डज नॉट बिकम इररेलिवेंट बिकॉज इट वाज मेड अंडर, वो इन चीजों की वजह से इररेलिवेंट नहीं हो सकता। अदरवाइज नॉट रेलिवेंट में क्या चीजें आएंगी अभी जो मैं पढ़ रही हूँ? प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, कोई वादा किया गया है कि किसी को नहीं बताया जाएगा, या फिर क्या है? इन कंसिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द एक्यूज, उसके साथ कोई धोखा किया गया है, उसको बेवकूफ़ बनाया गया है, या फिर व्हेन ही वाज ड्रंक, मिसाल के तौर पे उसे शराब या अल्कोहल, कोई भी नशावर चीज़ पिला दी गई है, बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चंस विच ही नीड नॉट टू हैव आंसर्ड, या उसने किसी भी ऐसे सवाल के जवाब में कन्फेशन कर लिया है कि जो उसे नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूवीज़ में देखा होगा वकील साहब क्या करते हैं, जो एक्यूज है उसको सवालों जवाबों में फंसाते रहते हैं, बहुत तेज बहुत जल्दबाजी में, बहुत स्पीड में क्वेश्चन आंसर्स करते रहते हैं, और वो उसका बेवकूफ़ों की तरह जवाब देना शुरू हो जाता है, और फिर किसी एक जवाब में वो कन्फेशन भी कर लेता है, वो कह देता है कि हाँ मैंने ये काम किया, या कोई भी ऐसी बात कह देता है कि जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये शख्स ऑफेंडर है, इसने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न डेट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन, या अगर वो कन्फेशन उसने तब किया है कि जब उसे पहले वार्न नहीं किया गया कि ये कन्फेशन इसके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो अब ये जो लास्ट में बात आ गई, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद सेक्शन 164 सबसेक्शन 3, क्योंकि 164 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो उस शख्स को बताएगा डेट यू आर नॉट बाउंड टू आंसर, और उसको वार्न करेगा कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 42 है ये तो क्या कह रहा है कि अगर कोई कन्फेशन वो उसने इस शख्स इस तरह किया है कि उससे पहले वार्न नहीं किया गया, यानी कि ये किसको स्पेसिफिकली डील करता है, ये उन सर्कमस्टांसेस के साथ डील करता है कि जब ड्यूरिंग ट्रायल आमतौर पे जो एक्यूज्ड है
उसे किसी तरह उलझा दिया जाता है, सवालों में उलझा दिया जाता है और वो उस चीज़ में आकर कन्फेस कर देता है, इकबाल जुर्म कर देता है, जो उसे खुद भी समझ नहीं आती कि मैंने क्या कर दिया। तो ये उन सर्कमस्टांसेस के साथ डील करता है और ये कहता है कि ऐसा कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कन्फेशन रेलेवेंट होगा। तो अगर किसी एक्यूज्ड को अल्कोहल पिला दिया जाता है, शराब पिला दी जाती है और वो उस नशे में होकर कन्फेस करता है, सच अगर कहता है, तो वो कन्फेशन इस आर्टिकल के तहत रेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा। बुक से एक बार रीड कर लेते हैं आर्टिकल 42। ऊपर वाला तो हमने पढ़ लिया, 41 शुरू में डिस्कस कर लिया था। 42 क्या कहता है? कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वगैरह। इफ सच कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, अगर ये चीजें ना होती तो वो रेलेवेंट होता। कौन कौन सी चीजें? मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, या फिर इन कंसिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट, और व्हेन ही वाज ड्रंक, और बिकॉज इट वाज मेड एन आंसर टू क्वेश्चन व्हिच ही डिड नॉट टू हैव आंसर्ड, व्हाटएवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोस क्वेश्चन, चाहे वो सवाल जिस भी शक्ल में हो, बिल्कुल उसी शक्ल में हो जिस तरह फिल्मों में होते हैं। अच्छा, और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न एंड डेट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, कि उसे वार्न नहीं किया गया। प्रोवाइडेड डेट, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ को एक्सक्लूड किया हुआ है? ये आर्टिकल जो है उन केसेस पर अप्लाई नहीं होगा कि जो हुदूद के केसेस के हवाले से हैं। ठीक है, तो अगर कोई हुदूद के केसेस होंगे तो उसमें जो कन्फेशन होगा वो वॉलंटरी होगा, उसमें इन चालबाजियों से जो किया हुआ कन्फेशन होगा वो रेलेवेंट कंसिडर हुदूद के केसेस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज जो बाकी क्रिमिनल केसेस हैं उसमें इस किस्म का जो कन्फेशन है, जो एक्सटॉर्ट किया है उस शख्स से, तो वो एडमिशन जो है वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 43, जो किस हवाले से? कन्फेशन ऑफ को एक्यूज इन जॉइंट ट्रायल, कि जब एक से ज़्यादा लोगों का एक ही ट्रायल चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जॉइंट ट्रायल। तो अगर एक शख्स कन्फेशन करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? कन्फेशन ऑफ, तो एक का किया हुआ कन्फेशन दूसरे के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अगर एक शख्स कन्फेशन करता है तो इसको अल्टीमेटली ये नहीं समझा जाएगा कि बस ये दूसरे के मुंह में भी यही बात है और दूसरे की भी यही बात है, वो भी अल्टीमेटली उसने भी कन्फेस कर लिया। ठीक है, कन्फेशन ऑफ वन को एक्यूज कैन नॉट इनकल्पेट अनदर को एक्यूज। इनकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से, इनको हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। इनकल्पेट का क्या मतलब है? कैन नॉट इनकल्पेट यानी कि वो उसको क्रिमिनेट नहीं कर सकती। एक किया हुआ कन्फेशन जो है दूसरे की गिल्ट को प्रूव नहीं कर सकता। बट इट मे बी कंसिडर्ड एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन, लेकिन को एक्यूज के किए हुए कन्फेशन को दूसरे को एक्यूज के खिलाफ एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है, कि उसे कोरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बुक से रीड करते हैं कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन। अब ये किसकी बात हो रही है? एक को एक्यूज्ड है, उसने कन्फेशन कर लिया और अदालत में वो साबित भी हो गया कि ये ट्रू भी है और इसने सच भी बोला है और अपनी मर्जी से किया है। अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। अगर एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा लोगों का ट्रायल हो रहा है तो फिर क्या इफेक्ट होगा प्रूफ्ड कन्फेशन का उस शख्स के ऊपर जिसने वो कन्फेशन किया है और उस शख्स के ऊपर जिसने वो कन्फेशन नहीं किया। सच कन्फेशन शेल बी प्रूफ अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। जिस शख्स ने वो कन्फेशन किया है तो वो उसके खिलाफ तो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उसको सजा तो होगी। द कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन। और दूसरे और को एक्यूज के खिलाफ उसे सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, यानी कि इसको मजीद प्रूव होना जरूरी है। अब यहाँ पर जिन ऑफेंस की बात हो रही है तो इसमें अबेटमेंट भी शामिल है और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस भी शामिल है। अच्छा, हम से समझते हैं इसे। ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, एक ही ऑफेंस है। किस हवाले से ज्वाइंट ट्रायल कब होता है? कि जब एक ही ऑफेंस के हवाले से जितने लोग उसमें मुलविस होंगे तो उनका ज्वाइंट ट्रायल होता है। क्या इल्जाम है सी का मर्डर का? इट इज प्रूव डेट, ये साबित हो गया है कि ए ने क्या कहा है? बी एंड आई मर्डर्ड सी, बी और मैंने मिलकर सी को कत्ल किया है। अब बी क्या है? यहाँ पर को एक्यूज्ड है। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है कि को एक्यूज की हुई जो स्टेटमेंट है उसके अपने खिलाफ तो वो कन्विक्शन की बेस होगी, लेकिन दूसरे के भी खिलाफ वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, वो एज एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि उसे कंसिडर ही नहीं करेगा कोर्ट की, चले इसने तो कुछ नहीं कहा ना, ठीक है, तो उसे भी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। अब यहाँ पर बी नहीं है, सिर्फ ए है। ए का ट्रायल चल रहा है कि उसने सी का मर्डर किया है। देयर इज एविडेंस टू शो डेट, अब यहाँ पर साबित किया गया सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी, के सी को किसने कत्ल किया है? ए और बी ने। एंड डेट बी सेड, और बी ने कहीं कहा है ए एंड आई मर्डर्ड सी, मैंने और ए ने मिलकर कत्ल किया है।
दिस स्टेटमेंट में नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए। अब कोर्ट ए के खिलाफ ये जो स्टेटमेंट है इसे कंसिडर नहीं करेगा बिकॉज एज बी इज नॉट बीइंग ज्वाइंटली ट्राइड, क्योंकि इस केस के अंदर तो बी मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज जरूरी है? ज्वाइंट ट्रायल होना जरूरी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें क्या है? पहली बात तो क्या है कि ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, एक से ज्यादा एक्यूज होंगे, तो फिर क्या होगा, एक अगर उनमें से कन्फेस करता है तो उसकी बेसिस पर उसे सजा दी जाएगी, दूसरे को उसकी बेसिस पर सजा नहीं दी जाएगी। क्योंकि समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक केस के अंदर एक तो एक्चुअल एक्यूज्ड हो और एक कौन हो, कोई इनोसेंट पर्सन हो। तो एक का किया हुआ जो कन्फेशन है कि हम दोनों ने मिलकर ये काम किया, इसने ये किया, मैंने ये किया, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा शख्स है वो भी एक्यूज्ड ही होगा। ठीक है, पहली बात तो कोर्ट सिर्फ उसके हवाले से सिर्फ क्या कंसिडर करेगी, जो जिस शख्स ने भी कन्फेशन नहीं किया उस शख्स के हवाले से उसे एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर करेगी, यानी कि मजीद एविडेंस की जरूरत है उस शख्स को दूसरे को सजा देने के लिए। ठीक है, और किसी ऐसे शख्स का कन्फेशन जो उस पर्टिकुलर केस के अंदर एक्यूज नहीं है और उस केस के अंदर जो एक्यूज है वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने और इसने मिलकर किया है, तो ऐसे शख्स की स्टेटमेंट को एक्यूज के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, होप से यहाँ तक आपको कन्फेशन का टॉपिक इन डिटेल समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।